हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी जिसमें क्या बताया गया है, महिलाएं जाति एवं सुधार। यानी महिलाएं जो थी पुराने टाइम में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था और फिर उसमें धीरे धीरे कैसे सुधार आया। यानी कि जैसे सती प्रथा है वो कैसे समाप्त हुई, बाल विवाह है वो कैसे मतलब उस पर कैसे रोक लगाई गई। तो ये सारे जो है उनको शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, जो लड़कियां थी यानी जो महिलाएं थी उनको शिक्षा प्राप्त करने को अधिकार नहीं था और साथ ही साथ उनको बाहर का भी काम करने को या फिर बाहर आने जाने का जो है कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। तो शिक्षा का अधिकार उनको कैसे मिला, कैसे जो है सती प्रथा ये समाप्त हुई, कैसे बाल विवाह समाप्त हुआ। तो इन सभी पे हम लोग इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। यानी सब कुछ जो है इसी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखना। ये क्लास डेली आपको 5 बजे मिलती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस चला रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। इसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं। ये जो है क्लास 8 की है, ये ध्यान रखना। क्लास 8 की हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है। तो क्लास 8 की हिस्ट्री हो चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने थ्योरी कवर की होगी तो क्लास 6 एंड 7 में इतना ज़्यादा डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन वहीं जब आप बात करते हैं क्लास 8 की तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस वजह से क्लास जो आपका 8 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें आपका हिस्ट्री भी ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं और साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर क्लास 8 के मतलब 8 से ही पूछे जाते हैं। तो क्लास 8 की आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, आप लोग लास्ट तक देखना। यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर में जो है महिलाओं के बारे में ही बताया गया है, यानी कि पुराने टाइम में कैसे वो रहती थी, कैसा उनका तौर तरीका था और कैसे सारी जो प्रथाएं हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हुई। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंट्रोडक्शन है आज की डेट की, बताया जा रहा है कि कैसे आज की लड़कियां मतलब आज की डेट में जो है महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। साथ ही साथ पुरुषों की तरह भी जो सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं, ठीक है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती थी। यानी पुराने टाइम में क्या था, महिलाओं को ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। बहुत सारी जो लड़कियां हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं आज की डेट में, बट पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। तो पुराने टाइम में कैसी स्थिति थी महिलाओं की, इस चैप्टर में सब कुछ दिया है। यानी धीरे धीरे करके कैसे परिवर्तन हुआ। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो जहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बात कही गई है, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। यानी जब 200 साल पहले, आज की डेट से 200 साल पहले जो थे हालात बहुत ज़्यादा भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही करा दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा जो है पत्नियां रख सकते थे। यानी हिंदू हो या फिर आप मुसलमान हो, एक से ज़्यादा जो है पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं, क्योंकि सती प्रथा जो है वो पुराने टाइम से ही चल रही थी। इस तरह स्वेच्छा से यह जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती जो है कहा मतलब कहकर जो है महिमा मंडित किया जाता था। यानी जो महिलाएं थी उनके जब अगर पति मर जाते थे तो क्या किया जाता था, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि उसी अग्नि में अपने आप को भी वो जला दें। अगर वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं भी करती थी तो क्या था, जबरदस्ती उनको उसी में जला दिया जाता था। सती शब्द का अर्थ है कि सदाचारी महिला, ठीक है। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई जो है पहुंच नहीं थी। यानी महिलाओं को क्या था, शिक्षा तक भी इनको प्राप्त नहीं होती थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जो है जल्दी विधवा हो जाएगी। यानी क्या धारणा बनी हुई थी पुराने टाइम में, कि अगर महिलाएं ज्यादा पढ़ लेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या कौन सी मतलब धारणा बनी थी, पुराने टाइम में धारणा बनी हुई थी लोगों में। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी मतलब जो लोग थे व्यापार करते थे, महाजन जो लोग थे, आदि से जुड़ी जातियों का स्थान आता था। फिर जो है काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो शूद्र लोग जो होते हैं, इस श्रेणी क्रम सबसे निचली पायदार पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी, ठीक है।
ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। जो नीची जाति के लोग थे वो सफाई वगैरह करते थे, तो जो ऊंची जाति के लोग थे वो क्या मानते थे, दूषित है, यानी ये खराब काम है। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। यानी कि जहाँ पे ऊंची जाति के लोग रहते थे, पानी वगैरह पीते थे, जिस तालाब में जहाँ पे नहाते थे, तो वहाँ पे जो शूद्र लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उनको जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इसमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदल गए, क्योंकि क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन फिर होने लगा। जब 19वीं और 20वीं शताब्दी आई, परिवर्तन की दिशा में जो है उठे कदम, तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य, ठीक है, मान्यताओं से संबंधित जो है बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता था। यानी जैसे 19वीं शताब्दी आई तो धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन जो है वो शुरू हो गया। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, जो है पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में अपने चैप्टर हम लोगों ने 7 में देखा था, यानी क्लास 7 की हिस्ट्री में जो देखा था हम लोगों ने। लिहाजा आप लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते हैं जिनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिखी जा सकती थी। यानी पांडुलिपियां जो अपने हर लोग, जनजाति लोग जो थे वो लिखा करते थे अपने बारे में, ठीक है, और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। ठीक है, इस तरह ही जो है बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय सन 1772 सन 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राजा राम मोहन जो राय हैं ये कब तक रहे, सन 1772 से सन 1833 तक। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो इन्होंने कहाँ पे बनाया था, कलकत्ता में। ठीक है, राजा राम मोहन राय लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात को लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन जो है नए ढंग से स्टार्ट करें। क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे ये मानते थे कि परिवर्तन जो है लाना चाहिए, परिवर्तन आएगा तो क्या है, धीरे धीरे स्थिति जो है महिलाओं की शुद्ध जाएगी। आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। यानी ये चाहते थे पश्चिमी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार हो। उन्होंने इस बारे में भी लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित थी। यानी क्या था, पुराने टाइम में जो महिलाएं थी उनको घर के कामों में ही लगाए रखते थे लोग, और उनके बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत भी नहीं थी। यानी जो आज की डेट में महिलाओं को पूरी आज़ादी है, लड़कियों को पूरी आज़ादी है, बट पुराने टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बात कर लेते हैं विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। यानी जो विधवा सती प्रथा जो चल रही थी उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आया। राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ दी, क्योंकि उनको क्या था, दुख हो रहा था कि जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा जो है प्रताड़ित की जा रही हैं। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है, उन्होंने अपने लेख के जरिए एक सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी जो है नहीं थी,
क्योंकि इसलिए कहा गया कि पुरान मतलब राजा राम मोहन जो राय थे, राम मोहन राय जो थे, इन्होंने इसलिए कहा कि जो ग्रंथ हैं उनमें इस बारे में कहीं नहीं दिया है कि जो है महिलाएं जो हैं विधवा जो हो चुकी हैं आप उनको सती करो। क्योंकि मेन रीजन क्या था कि जब हम लोगों से कहेंगे कि हमारे ग्रंथों में ये ऐसा नहीं है, तो लोग क्या है धीरे धीरे धर्म की ओर जुड़ेंगे, तो वो काम धीरे धीरे वो करना बंद कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आपने अध्याय चैप्टर मतलब चैप्टर में हम लोगों ने 6 में देखा था, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप सन 1829 में सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगा दी गई। यानी जो विद्वान लोग होते हैं आज की डेट में भी जिनको ज्यादा नॉलेज हो, अगर वो कह दें कि हमारे धर्म में या हमारे परंपरा में ऐसा नहीं है, तो लोग क्या करते हैं थोड़ा बहुत उन पे विश्वास करते हैं। तो आज की डेट में जब लोग इतना जागरूक हैं, तो पुराने टाइम में तो लोग इतना जागरूक नहीं थे, तो इस वजह से क्या किया राजा राम मोहन राय मतलब राम मोहन राय ने कि उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है कि सती जो लड़कियां जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनको सती किया जाए, यानी उनको जला दिया जाए। तो क्या हुआ फिर धीरे धीरे लोग मानने लगे, फिर इसमें जो है पाबंदी भी लगा दी गई। कब लगाई गई? 1829 में। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसके बाद जो है सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन ग्रंथ, जो मैंने अभी आपको बात बताई वही इसमें लिखी हुई है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन कर सकते मतलब करते। यानी वो क्या करते थे, अगर कोई मान लीजिए गलत प्रथा चल रही है तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठानी होती थी तो पहले धार्मिक ग्रंथ पे वो देखते थे उससे जुड़ी हुई चीजें कि क्या हमारे ग्रंथ में इससे जुड़ा हुआ कुछ मिलेगा जो हमारी मदद कर सके, फिर उसके हिसाब से जो है वो लोग अपनी बात रखते थे समाज में। इसके बाद वे जो है दलील होती मतलब दलील देते थे कि हाँ हमारे ग्रंथों में ऐसा करना मना है या ऐसा नहीं किया जाता है। तो क्या होता था धीरे धीरे लोग वो मानने लगते थे कि हाँ हमारे धर्म में ये सब करना पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे परिवर्तन जो है होने लगा। ठीक है, दलित देते थे और संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। आगे चलते हैं, अगली जो है आगे जो है उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। ठीक है, यानी जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं इन्होंने भी क्या कहा था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है कि जो महिलाएं हैं उनको जो है विधवा विवाह यानी जो विधवा विवाह होता था उसका जो इन्होंने सुधार किया था, तो उसमें भी इन्होंने क्या प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला लिया था। जैसे राम मोहन राय ने लिया कि मतलब हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं दिया गया है जो महिलाएं विधवा हो जाती तो अपने आप को सती करें। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने उनका यह भी सुझाव मान लिया और सन 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। ठीक है, जो विधवाओं के विवाह का मतलब विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका जो है बहिष्कार कर दिया। तो इन्होंने जब क्या किया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह पर जब रोक लगाना हुआ तो इन्होंने भी जो है प्राचीन ग्रंथों का ही सहारा लिया था। आगे चलते, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषाई इलाकों में वीरेशलिंगम जो है पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का जो है समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, यानी प्रथा तो समाप्त हो रही थी लेकिन क्या था, समाज में लोग जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दयानंद जो सरस्वती हैं ने सन 1875 में आर्य समाज की एक स्थापना की थी। आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखना, जो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सन 1875 में हुई थी। किसने स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। आखिर मतलब पुराने टाइम में ऐसा नहीं था कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाएं, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे तो जो परिवर्तन हुआ उसमें जो लड़कियां थी वो स्कूल जाना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि जब वो शिक्षित होंगी तो धीरे धीरे जागरूकता
आएगी। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो ध्यान रखना, कलकत्ता में किसने स्कूल खोला था? विद्यासागर ने। बंबई में जो है बहुत सारे जो अन्य सुधारकों ने स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग जो हैं उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाली लड़कियों को घर से निकाल के ले जाएंगे और उनके घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। यानी लोगों को क्या था? ये डर था कि जब लड़कियां बाहर पढ़ने लगेंगी तो घर का काम करना बंद कर देंगी। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को जो सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। ठीक है, उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या जो है पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। यानी लोगों को पुराने टाइम में ये लगता था कि अगर लड़कियां हमारी बाहर पढ़ने जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगी। इस वजह से वो सोचते थे कि लड़कियां हमारी घर में ही पढ़ लें। ठीक है, कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के लिए खुद ही जो पढ़ना लिखना सीख लिया था। यानी बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी, क्योंकि उस टाइम जो दौर चला था पढ़ाई का, तो लड़कियां एक दूसरे को देख देख के क्या था, वो खुद से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुकी थी। यानी वो खुद से बहुत कुछ वो सीख रही थी, क्योंकि सबके जो पेरेंट्स थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि मतलब बाहर पढ़ने जाओ। पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने, यहां से नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है 19वीं सदी की आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा मद्रास में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। तो ये लाइन जो लाइन है वो ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के कुलीन जो है मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। कि जब क्या हुआ, उत्तर भारत के जो कुलीन परिवार मतलब मुस्लिम परिवार थे, उनकी महिलाएं जो थी कुरान जो है शरीफ पढ़ना सीखने लगी थी अरबी भाषा की। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतें का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू जो है साज संभाल के बारे में पढ़े। यानी क्या था कि वो पढ़े तो बट क्या है, घर के बारे में पढ़े कि कैसे हमको घर को संभालना है, कैसे हमको घर के काम करने हैं। तो इस बारे में जो मतलब कहा जा रहा था कि इस बारे में जो प्रोत्साहित किया जा रहा था। अगला है महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। यानी महिलाओं के बारे में क्या हुआ, धीरे धीरे जो सुधार शुरू हुआ, तो महिलाएं जो जागरूक थी, जिनको आता था पढ़ना लिखना, वो उन्हीं की स्थिति जो महिलाओं की जैसी दशा थी उनके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की जो है बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इसी दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता, यानी जो बेगम रुकैया है सखावत, इन्होंने कहाँ खोला था? कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे खोला था? पटना और पटना और कलकत्ता में। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को जो है निचले दर्जे में रखा है। सन 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। यानी जब 18वीं शताब्दी आई, यानी सन 1880 में क्या हुआ, महिलाएं जो थी वो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम के एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। ठीक है, तो जो पुस्तक रही स्त्री पुरुष तुलना, ये किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बात कही गई थी जो आदमी है, यानी जो पुरुष और महिलाओं की तुलना के बारे में बात जो है लिखा गया था। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं के दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक जो है विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों
के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को जो है पनाह दी जाती थी। तो जो विधवा गृह कहाँ खोला गया था, यानी कि पूना में खोला गया था। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे से वो अपनी रोजी रोटी चला सके, यानी उनको क्या है, खुद पे डिपेंड होने के लिए तैयार किया जाता था। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक जो है संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमानों भी इस जो है बदलाव के नतीजे को लेकर चिंतित थे, यानी क्या था, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। जो जिनमें रूढ़िवादिता बनी हुई थी वो क्या मतलब सोच रहे थे कि उनको क्या चिंता हो रही थी कि बहुत सारे मतलब परिवर्तन हो जाएंगे, तो जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसका जो है वो नष्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारकों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किए। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी भाग लिया था। यानी 1920 के दशक के बाद क्या था, राष्ट्रवादी जो महिलाएं थी समाजवादी आंदोलनों में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्षों में ही जोर लगाना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे जो है 1929 में बाल विवाह जो निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो ये ध्यान रखना कब किया गया था, 1929 में। ठीक है, इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। ये जो उम्र है बाद में बढ़ा करके 20 साल और 18 साल कर दी गई है। आगे चलते हैं। जाति और समाज सुधार, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यानी जो जाति थी और धीरे धीरे जो समाज सुधारक हुआ, इसमें बात कही गई है, हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से जो है कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का जो है अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जात उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में सन 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। तो यानी क्या था, जाति प्रथा भी मतलब जात भी प्रथा थी, क्योंकि जो नीची जात के लोग थे उनको क्या था, छुआछूत मानते थे लोग। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे। इस प्रकार इन बच्चों को जो है बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए जो है साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहर में निकल रही नई नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। यानी क्या था कि पुराने टाइम में जब परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे लोग जो है गांव छोड़ करके नौकरी की तलाश में उस शहर जाने लगे। शहरों और साफ किया जाना था। इसके लिए जो कुलीनों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंटें बनाने वालों, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मी जो थे, इनका जो है काम था। ठीक है, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आए? इस कामों को संभालने के लिए गांव को छोटे कस्बों के करीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की जो मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वाले
शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा मांग थी लोगों की, क्योंकि सारे काम होते थे। तो इस वजह से लोग जो थे उनको भी अपने काम की आवश्यकता थी, क्योंकि पैसे चाहिए। तो इस वजह से जो गरीब लोग थे वो क्या है, शहर जाने लगे काम की तलाश में। असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर जो है बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थान पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में मतलब सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट जो है निकलने का एक ही मौका था। यानी वहां पे दिक्कत तो थी उन लोगों को काम करने में, लेकिन जो जहाँ पे वो रहते थे वहां पे बहुत ज्यादा छुआछूत मचाई जा रही थी। तो इस वजह से वो लोग क्या थे, वहां पे काम करना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि क्या था, उनका अपमान हो रहा था। आगे चलते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को जो है महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता V.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़े थे। तो जो V.R. अम्बेडकर के पिता हैं वो कहाँ पढ़े थे, सैनिक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। कक्षा में जगह नहीं है। बॉम्बे प्रेसिडेंस में सन 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घूमने नहीं दिया जाता था। यानी जब 1829 का दशक चल रहा था तो जो बम्बई प्रेसिडेंस था उसमें अछूत लोगों को भी जो है स्कूल में घूमने का अधिकार नहीं दिया जाता था, क्योंकि माना यह जाता था कि इनको छू लेंगे तो हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। अगला है समानता और न्याय की मांग। यानी कब ये शुरू हुआ कि हमको समानता का अधिकार दिया जाए। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है घासीदास ने की। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि सतनामी जो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है आपके में टॉपिक, वहां पे क्वेश्चन ये आया हुआ था। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो घासीदास ने की है, ये ध्यान रखना, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को जो है संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पथ में चंडाला काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। ठीक है। वह एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा, जिन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका जो है एक महत्वपूर्ण कथन था, औरु जाति औरु मात्रम जो है औरु वेदम मनुष्यान। यानी ये क्या थे, ये मानते थे कि चाहे जैसे भी जाति के लोग हो वो क्या है, सभी एक समान है। यानी कि मानवता की एक जात है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। इस सभी ग्रंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का जो है प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए जो है उकसाती थी। यानी क्या था, उनका ये विरोध करना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों की जो है बहुत ज्यादा अपमान हो रहा था। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई, निम्न जाति नेताओं ने ज्योतिराव फूले सबसे जो है मुखर नेताओं में से थे। सन 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, जिन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर जो है खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य जो है विदेशी हैं। ठीक है, क्योंकि आर्य क्या थे, वो विदेश से आए हुए थे, तो ये मानते थे कि आर्य जो है वो विदेशी हैं। उन्होंने अपनी मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हरा कर उनके गुलाम बना लिया है, क्योंकि आर्य जो थे वो बाहर से आए हुए थे।
जब आर्यों ने अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीची निम्न जाति वाला मानने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे जब वो हमला करके उनको पराजित कर दिया, फिर ये अपना अधिकार जमा लिए जो आर्य लोग थे, तो क्या हुआ, यहाँ के जो लोग थे उनको ये नीची जाति के मानने लगे थे। ठीक है। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की जो है कथित निम्न जाति के लोगों की ही है, क्योंकि जब वो पुराने टाइम से यहीं रह रहे हैं तो ये जो जमीन है वो उन्हीं की थी। लेकिन क्या था, आर्य लोग जो थे वो उन लोगों को, जो लोग थे उनको हरा के अपना कब्जा कर लिया, तो इस वजह से उनको निम्न जाति के मानने लगे थे। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन के पहले यह स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जो है जोतते थे और मराठा देहात पर जो है न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और जो अतिशूद्रों को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। ठीक है। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोध समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में जो है मुहिम चलाई। यानी क्या था, क्योंकि ये मानते थे कि जो पहले से लोग वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वो जमीन पे तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए, तो उसमें छूत कैसे हो गई, ये नीची कास्ट के कैसे हो गए, क्योंकि जो आर्य थे वो बाहर से आए हुए थे। जब इन लोगों को पराजित कर दिया तो अपने आप को ऊंची जाति के वो मानने लगे। और क्या हुआ, यहाँ के जो लोग थे उनको निम्न जाति के मानते थे। सन 1873 में फूले ने जो है गुलामीगिरी नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध जो है हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी, आगे चलते हैं, मंदिरों में कौन जा सकता था। अंबेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है, क्योंकि वो जो थे वो भी नीची जात के थे, तो इस वजह से उनको भी काफी छुआछूत जो है देखनी पड़ी थी। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो है नकलों में पानी पीने की इजाजत नहीं थी, यानी जो नल थे उनमें उनको पानी पीने की भी इजाजत नहीं मिलती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु जो है फेलोशिप मिल गई थी। सन 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना का काफी जो है लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। कब किया था, जो है 1927 में, ये ध्यान रखना, मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू हुआ, तो अंबेडकर के द्वारा सन 1927 में। आगे चलते हैं। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत जो है आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। सन 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए जो ऐसे 3 आंदोलन चलाए, वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जड़ें कितनी मजबूत हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन जो है शुरू हुआ। तो ध्यान रखना, कौन गैर ब्राह्मण आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मणों जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हरा करके दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को जो है भी चुनौती दी थी। आगे चलते हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने सांस्कृतिक शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वह बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने जो है हताश होकर पार्टी छोड़ दी, क्योंकि वहां पे क्या था, छूत जो है, मतलब छुआछूत जो है वो देखी उन्होंने, क्योंकि जो नीची जाति के लोग थे उनको अलग बैठाया जा रहा था, जो ऊंची जाति के लोग थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी, तो इस वजह से उन्होंने जो पार्टी छोड़ दी थी। ठीक है। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की
समझ में आ चुका था कि छूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो ये स्वाभिमान आंदोलन इसी वजह से शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्होंने ब्राह्मण में अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों में असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते थे। इसीलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातियों नेताओं के भाषणों, विचार पूर्वक लेखकों और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवाद नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म के जाति ऊंच नीच को महत्व दिया जाए, उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। तो ये था मतलब कैसे जाति यानी जाति प्रथा थी उसमें भी बहुत सारा यानी नीची जात के लोग थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, कैसे उनको छुआछूत मनाई जा रही थी। तो धीरे धीरे करके इसमें परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन आज की डेट में काफी डेवलप हो चुका है। आज की डेट में छुआछूत नहीं है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे मतलब क्षेत्र हैं जहां पर भी आपको थोड़ा बहुत ये असर देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में यही था कि कैसे छुआछूत वो कम हुई, कैसे विधवा विवाह था वो प्रथा खत्म हुई, यानी बाल विवाह था वो खत्म हुआ, विधवा विवाह था वो कब लागू किया गया, सती प्रथा थी जो परंपरा चली आ रही थी उसको कैसे रोका गया। तो ये सब यानी सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में दी गई थी कि कैसे स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। पुराने टाइम में लोग ये मानते थे कि अगर ये शिक्षा मतलब अधिग्रहण कर लेंगी तो ये विधवा हो जाएंगी। तो धीरे धीरे जो धारणाएं बनी हुई थी लोगों की उसमें परिवर्तन आया। महिलाएं जो थी वो शिक्षा ग्रहण करने लगी, फिर धीरे धीरे करके वो बाहर निकलना स्टार्ट हुई। उन्होंने आंदोलनों में भी अपना सहयोग दिया। तो ये सारा चैप्टर में दिया हुआ था, यानी कैसे परिवर्तन हुआ पुराने टाइम से आज की डेट में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जाति और समाज सुधार कैसे हुआ, कैसे स्त्रियों की दशा जो थी वो पुराने टाइम में कैसी थी, कैसे उसमें परिवर्तन आया, कैसे उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, कैसे उन्होंने आंदोलनों में भाग लेना स्टार्ट किया, जो किताबें रची गई कैसे बनी मतलब लिखी गई। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो सती प्रथा है कैसे परिवर्तन हुआ, तो ये सब कुछ इसी चैप्टर में था। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सीटेट में आपके 90 नंबर होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 प्लस ही आप टारगेट इतना रखिए कि मुझे लाने 120 या 130। जब आप टारगेट 130 या 20 का रखेंगे तब जाके आपके क्या 110 आएंगे, 115 आएंगे, 120 आएंगे। ठीक है, जब आप 130 का रखेंगे तो 120 आएंगे, 130 रखेंगे तो 115 भी आ सकते हैं। जब आप 120 रखेंगे तो आपके 110, 105 ऐसे आएंगे। क्योंकि नंबर क्या होता है, आपको आता हुआ भी 2-4 नंबर गलत होंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो टारगेट 120, 130 का रखिए। ये सोचिए कि हमको क्या है 120 लाने हैं, तब जाके आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। अगर आप टारगेट रख रहे हो कि मेरा 90 नंबर आ जाएं तो आपके 90 नंबर नहीं आएंगे, वो क्या 85 आ जाएंगे, 82 आ जाएंगे, जो कि आप अपनी स्टेट में तो फॉर्म अप्लाई कर लोगे बट अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब बीपीएससी में तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके 90 नंबर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बाहर मतलब किए जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जो जॉब कर रहे थे,
तो उनको बाहर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि साफ साफ मेंशन किया गया है, यानी जो नोटिस जारी हुई है, जो आदेश आया है हाई कोर्ट की तरफ से कि अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। ये क्लास डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका SST अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। 3 बजे की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंटेंट की भी क्लास मैंने ली है, तो वो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।